चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राजेश्वर और इकोनॉमिक्स के सेकेंड क्लास में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में हम आज मुख्य रूप से जो अर्थव्यवस्था है यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इसी अर्थव्यवस्था पर थोड़ा सा बात करेंगे। हम जानने का प्रयास करेंगे कि अर्थव्यवस्था को हम कितने रूपों में समझ सकते हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके प्रकार क्या हैं। ठीक है, तो आज हम मुख्य रूप से डिस्कस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार पर। ठीक, आज हम बात करना चाहते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार पर। अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। चीज़ों को जब आप सरलता से समझने लग जाते हैं, एक बार बस आपको पढ़ना है, पूरे मन से पढ़ना है। निश्चित रूप से कोई भी एग्ज़ाम इतना बड़ा नहीं है जिसे आप क्रैक नहीं कर पाएंगे, बशर्ते आपका नॉलेज सही होना चाहिए, है ना, पकड़ सही होना चाहिए सब्जेक्ट में। इसी नाम से ध्यान से और बारीकी से आप सुनिएगा। स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और वन डे एग्जामिनेशन छत्तीसगढ़ से संबंधित सीजीपीएससी में एबीईओ, अभी जो रिक्रूटमेंट आने की संभावना है उसके लिए, है ना, इंडियन जीएस प्लस सीजीपीएससी प्रीलिम्स और व्यापम जैसे एग्ज़ाम और वन डे एग्ज़ाम के लिए हम यह क्लास स्पेशली अरेंज किए हैं। तो ध्यान से सुनते चलेंगे और चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। जो आर्थिक गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ही हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था जो है उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व, इन सभी का योग होता है। हम मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के प्रकार को समझने का प्रयास करेंगे। अर्थव्यवस्था को हम अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 रूपों में समझेंगे। कौन कौन से? पहला, बेस्ड ऑन कंट्रोल, बेस्ड ऑन कंट्रोल। इसे हम कहते हैं नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था, नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था, नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था के दूसरे प्रकार में हम देखेंगे विकास के आधार पर, बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, बेस्ड ऑन डेवलपमेंट। अर्थात विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। ठीक है, तीसरे क्रम पर हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, बेस्ड ऑन इंटरनेशनल रिलेशनशिप, यानी अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था। तो आप लोग समझ पाए हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रकार को हम 3 तरह से समझ सकते हैं। इसके 3 प्रकारों को इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे बेस्ड ऑन कंट्रोल, नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था। दूसरा, बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। और तीसरा,
बेस्ड ऑन इंटरनेशनल रिलेशनशिप यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था। सबसे पहले हम बेस्ड ऑन कंट्रोल यानी कि नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि कंट्रोल आखिर किसका हो सकता है, कंट्रोल आखिर किसका होगा। तो हमें पता है कि कंट्रोल या तो सरकारी या सार्वजनिक हो सकता है या कंट्रोल निजी हो सकता है, यानी कि एक तो गवर्नमेंट सेक्टर का कंट्रोल हो सकता है या प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो जब भी उत्पादन के कारक तत्वों पर 50 या 50% से एबव पार्टनरशिप हो जाए, है ना, अधिक हो जाए, 50% से अधिक पार्टनरशिप हो जाए, तो जो निर्णय लेने की क्षमता है वह संबंधित क्षेत्र के द्वारा हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए कोई सेक्टर है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का सम्मिलन है ना, मिश्रण है, या फिर उसे हम एक और व्यवस्था होती है जिसे हम सार्वजनिक कहते हैं, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में होता क्या है ना, जितने भी संसाधन हैं उस पर सभी का समान अधिकार होता है। गवर्नमेंट सेक्टर पे क्या होगा, 100% स्वामित्व किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। प्राइवेट सेक्टर में 100% स्वामित्व किसका होगा, उत्पादन के क्षेत्रों पर प्राइवेट सेक्टर का। लेकिन जैसे ही अगर प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर का टाई अप है कहीं पर, है ना, मिश्रण है, कहाँ पर, स्पेशली अगर हम बात करें उत्पादन के क्षेत्रों पर, तो 50% से अगर अधिक कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर का हो गया, तो जो निर्णय लेने की क्षमता होगी वो किस पर होगी, किसके पास होगा, प्राइवेट सेक्टर। इस नाम से आपने देखा होगा, जब भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर के बात आती है तो प्राइवेट सेक्टर से कम 1% अधिक किसका कंट्रीब्यूशन होता है, गवर्नमेंट सेक्टर का, क्योंकि अंतिम अथॉरिटी गवर्नमेंट का रहे, अगर गवर्नमेंट के साथ कुछ भी टाई अप वगैरह करना है तब की कंडीशन में, है ना। तो समझ में आया, एक तो सरकारी या सार्वजनिक नियंत्रण हो सकता है उत्पादन के कारक तत्वों पर, या फिर निजी नियंत्रण हो सकता है। तो इसी के आधार पर हम अर्थव्यवस्था के प्रकार को नियंत्रण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कि नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था, नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था, बेस्ड ऑन कंट्रोल, बेस्ड ऑन कंट्रोल। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था, नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था। तो नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था को भी हम 3 रूपों में समझने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम देखना चाहते हैं समाजवादी या उदारवादी अर्थव्यवस्था, उदारवादी या इसे हम कहेंगे उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पहले पढ़ लेंगे उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसे हम लिबरल या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा हम देखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था या साम्यवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था। कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। तीसरे क्रम पर हम देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसे हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। एक एक करके हम समझना चाहते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एट ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट लिबरल और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, पूंजीवादी या उदारवादी अर्थव्यवस्था। डेफिनेशन कैसे समझना है, उत्पादन के कारक तत्व। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था उत्पादन के 5 कारक तत्व होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। तो उत्पादन के कारक तत्वों पर अगर स्वामित्व किसका हो, निजी क्षेत्र का हो, उत्पादन के कारक तत्वों पर अगर
उत्पादन के कारक तत्वों पर अगर नियंत्रण किसका हो, निजी क्षेत्र का हो, प्राइवेट सेक्टर का हो, तो उसे ही हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगर कंट्रोल किसका हो, प्राइवेट सेक्टर का हो, उत्पादन के कारक तत्वों पर नियंत्रण किसका हो, प्राइवेट सेक्टर का हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है बाजार मूल्य पर काम करती है। ये जो है बाजारी की स्थिति पर काम करती है, बाजार मूल्य पर काम करती है, बाजार मूल्य पर काम करती है। दूसरा, इस पर नियंत्रण किसका होता है, निजी सेक्टर का होता है, प्राइवेट सेक्टर पर होता है। पहली बात आपको ध्यान में आ गया, बाजार मूल्य पर काम करती है। दूसरा, उत्पादन के कारक तत्वों पर किसका नियंत्रण होगा, निजी क्षेत्र का नियंत्रण होगा। तीसरा महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखना है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, कि इसका जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को इंट्रोड्यूस किसने किया था, एडम स्मिथ ने। ठीक, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया, एडम स्मिथ ने इसे इंट्रोड्यूस किया है। एडम स्मिथ ने 1776 में, एडम स्मिथ 1776 में एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन नामक बुक में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समझाने का प्रयास किया था। इन्होंने एक प्रिंसिपल भी दिया है, एक सिद्धांत भी दिया है। सिद्धांत का नाम है लेजिज फेयर प्रिंसिपल। इनका प्रिंसिपल क्या है, लेजिज फेयर प्रिंसिपल, लेजिज फेयर प्रिंसिपल। इसे हम अहस्तक्षेप का सिद्धांत कहते हैं। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है आपका, है ना, अहस्तक्षेप का सिद्धांत, अहस्तक्षेप का सिद्धांत, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अहस्तक्षेप का सिद्धांत किसे कहते हैं, तो अहस्तक्षेप का सिद्धांत या लेजिज फेयर प्रिंसिपल क्या है, उत्पादन के कारक तत्वों पर सरकारी नियंत्रण नहीं के समान हो, नगण्य हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अहस्तक्षेप का सिद्धांत कहते हैं। तो हमने देखा कि एडम स्मिथ ने उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया था 1776 में अपनी बुक द वेल्थ ऑफ नेशन में। उन्होंने एक प्रिंसिपल भी दिया, अहस्तक्षेप का सिद्धांत। अहस्तक्षेप का सिद्धांत या लेजिज फेयर प्रिंसिपल क्या कहता है कि उत्पादन के कारक तत्वों पर सरकारी नियंत्रण नहीं के बराबर होगा। ठीक, तो पूंजीवादी या उदारवादी अर्थव्यवस्था क्या है, सबको समझ में आया, जो बाजार मूल्य पर आधारित हो, उत्पादन के कारक तत्वों पर निजी स्वामित्व हो और लेजिज फेयर प्रिंसिपल को फॉलो करता हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। आज हम देखते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और आपका जो है कनाडा जैसे राष्ट्र हैं, ये मूल रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित हैं, है ना। जो यूएसए, ब्रिटेन जैसे राष्ट्र हैं, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा जैसे राष्ट्र हैं, बड़े राष्ट्र हैं, ये मूल रूप से जो विकसित राष्ट्र हैं, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित है। वहीं अगर हम बात करें समाजवादी अर्थव्यवस्था की या सोशलिस्टिक इकोनॉमी की, तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी का जो प्रारंभ है 1917 के बोल्शेविक क्रांति रसिया से प्रारंभ होता है। इसके प्रणेता माने जाते हैं जर्मनी के प्रसिद्ध समाजवादी विचारक कार्ल मार्क्स, है ना। तो इसके प्रणेता कौन है, कार्ल मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स। समाजवादी जो क्रांति है, बोल्शेविक क्रांति रसिया से 1917 में प्रारंभ हुआ था। कार्ल मार्क्स समाजवाद के एक अच्छे प्रणेता माने जाते हैं, उन्हीं के द्वारा ये जो है थ्योरी दिया गया था। हम आगे चल करके देखते हैं कि जो समाजवादी विचारधारा है ये यूएसएसआर के द्वारा सर्वप्रथम अपनाया गया। यूएसएसआर मतलब भूतपूर्व सोवियत संघ, यूएसएसआर यानी भूतपूर्व सोवियत संघ के द्वारा इसे स्वीकार किया गया था। और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में हम जानते हैं कि उत्पादन के कारक तत्वों पर सरकारी नियंत्रण होता है, उत्पादन के कारक तत्वों पर सरकारी नियंत्रण होता है। इसे ही हम क्या कहेंगे,
समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? वर्गविहीन समतामूलक समाज की स्थापना करना। पुनः सुन लीजिए, वर्गविहीन समतामूलक समाज की स्थापना करना, इक्वालिटी स्थापित करना इस समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य है। जैसे साम्यवादी, कम्युनिस्ट कहें तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था का एक बढ़िया उदाहरण क्या है? चाइना, डेनमार्क, क्यूबा, यूएसएसआर, ये सभी किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को फॉलो करते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करते हैं। वहीं अगर हम बात करें मिश्रित अर्थव्यवस्था की, मिक्स्ड इकोनॉमी की, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में हम देखते हैं कि दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं शामिल होती हैं। ठीक है, मिश्रित इकोनॉमी में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था शामिल होती है, जहां समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण सम्मिलित होते हैं। ठीक है, समाजवादी और पूंजीवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था के गुण जहां सम्मिलित होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में अपनाई जाती है, न केवल भारत में बल्कि विश्व में बहुत सारे जो विकासशील राष्ट्र हैं, जैसे भारत देश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, है ना, पाकिस्तान, ऐसे देश जहां पर किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है, मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई जाती है। भारत ने सर्वप्रथम 1948 में इसे अडॉप्ट किया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत ने 1948 में अडॉप्ट किया था। अडॉप्टेड बाय इंडिया, अडॉप्टेड बाय इंडिया। लेकिन भारत में ये लागू कब हुआ अगर पूछा जाए तो लागू हुआ, स्वीकार कब किया गया था? स्वीकार किया गया था 1948 में, लेकिन लागू कब हुआ? सेकेंड 5 ईयर प्लान में, सेकेंड 5 ईयर प्लान, मतलब दूसरे पंचवर्षीय योजना में इसे लागू किया गया था। अब देखो, एक तरफ क्या है, अंतरराष्ट्रीय दबाव बनेगा ना, एक तरफ अमेरिका भी भारत का मित्र राष्ट्र है और दूसरी तरफ यूएसएसआर, भूतपूर्व सोवियत संघ, रसिया भी अपना मित्र राष्ट्र है, तो इसका प्रभाव डेफिनेटली पड़ेगा। एक तरफ यूएसएसआर कहेगा कि भाई तुम्हें अभी आज़ाद हुए हो 1947 में, तुम्हें कैसी अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है? समाजवादी, वर्गविहीन, समतामूलक समाज की स्थापना तुम्हें करना है। लेकिन अमेरिका क्या कहती है? अमेरिका कहती है कि आपको कैसी अर्थव्यवस्था चाहिए अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दोनों के जो विचार हैं, दोनों के विचार क्या हो जाते हैं? कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, टकराव हो जाते हैं। तो भारत देश ने फाइनली इस अर्थव्यवस्था को अडॉप्ट किया। कैसी अर्थव्यवस्था को? 1948 में मिक्स्ड इकोनॉमी को। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के जो प्रणेता हैं जॉन मेनार्ड किन्स को माना गया है। इसके जो प्रणेता हैं कौन है? जॉन मेनार्ड किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स। तो जॉन मेनार्ड किन्स ने मिश्रित इकोनॉमी को, मिक्स्ड इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी दोनों प्रकार के अर्थव्यवस्था का सम्मिश्रण है। लगभग सभी विकासशील देश, वैश्विक रूप से लगभग बहुत सारे विकासशील देश जैसे कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे देश मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं। भारत ने 1948 में इसे स्वीकार किया और लागू किया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, सेकेंड 5 ईयर प्लान में। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आया? तो नियंत्रण के आधार पर हम लोगों ने अर्थव्यवस्था को समझा है। अब हम जानना चाहेंगे विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था, बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, बेस्ड ऑन विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को हम समझना चाहते हैं। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को हम किस प्रकार से समझेंगे? विकास के आधार पर भी अर्थव्यवस्था को हम 3 तरह से समझना चाहते हैं। देखिएगा, एक है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था।
इसे हम अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी कह सकते हैं, अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा है, ये पहला क्या है, अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी यानी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। दूसरा है विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसे हम डेवलपिंग इकोनॉमी कहते हैं, डेवलपिंग इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, यानी विकासशील अर्थव्यवस्था। तीसरा है विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, इसे हम कहते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक, एक एक करके हम लोग समझना चाहेंगे तीनों प्रकार की अर्थव्यवस्था को। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की। तो जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है ना, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था ये क्या होता है? तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है, और मूल रूप से दो बातें, प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय संसाधन। संसाधनों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, संसाधन रिसोर्स, संसाधन में आपको कैसे संसाधन, प्राकृतिक या भौतिक, पहला, और दूसरा मानवीय संसाधन। ठीक है, दूसरा क्या है, मानवीय संसाधन। तो दो प्रकार के संसाधन आपको ध्यान में रखना है, प्राकृतिक या भौतिक, और दूसरा मानवीय संसाधन। अब इसी के आधार पर हम तीनों को डिफाइन करना चाहेंगे। ऐसा देश राज्य या भूखंड जहां प्राकृतिक, भौतिक या मानवीय संसाधनों की कमी पाई जाती है। ऐसा देश या राष्ट्र जहां प्राकृतिक, भौतिक या मानवीय संसाधन की कमी पाई जाती है, उस देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होगी। उस देश की अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होगी। जैसे नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सभी देश कैसे देश हैं, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी वाले देश हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें विकासशील अर्थव्यवस्था की, तो विकासशील अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय तीनों प्रकार के संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, अपितु यहां मांग और आपूर्ति की समस्या बनी रहती है। ठीक है, तो यहां जो है तीनों प्रकार के जो रिसोर्स हैं, रिसोर्स पाए जा रहे हैं। क्या रिसोर्स लेक ऑफ रिसोर्सेस है? नहीं है, लेक ऑफ रिसोर्सेस यहां नहीं देखने को मिल रहा है। यहां पर रिसोर्सेस पाई जा रही है क्या? डेफिनेटली रिसोर्सेस पाई जा रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डिमांड और सप्लाई की, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, प्रॉब्लम किसका है भाई? डिमांड और सप्लाई की समस्या है। किसकी समस्या है? डिमांड और सप्लाई की, मांग और आपूर्ति। कहने का मतलब है भारत देश में जनसंख्या इतना है कि हम जितना उत्पादन करते हैं वो हमारे ही लोगों को आपूर्ति नहीं हो पाता, फिर भी हमको इंपोर्ट कराना पड़ जाता है बहुत सारी वस्तुओं को अन्य देशों से। तो यही मांग और आपूर्ति कहलाता है। मांग और आपूर्ति का नियम मैंने प्रीवियस क्लास में आपको समझाया था, एक बार और हम उस पर डिस्कस कर लेंगे एक अन्य क्लास में कि मांग और आपूर्ति का नियम क्या होता है, बाजार का नियम क्या होता है, उस पर हम फिर से बात कर लेंगे। तो जो रिसोर्सेस हैं डिमांड और सप्लाई की, है ना, इसमें समस्या बनी रहती है। ऐसे देश को, ऐसे राज्य को हम क्या कहेंगे? विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश कहेंगे। जैसे भारत, वर्तमान में पाकिस्तान भी इस ओर आ गया है, पहले अल्प विकसित था, विकासशील देश की ओर अग्रसर हो रहे हैं ना। ध्यान दीजिएगा, विकासशील अर्थव्यवस्था हम किसे कहेंगे? डेवलपिंग कंट्री हम किसे कहेंगे? ऐसा देश या राज्य जहां प्राकृतिक, भौतिक या मानवीय तीनों प्रकार के संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है,
अपितु मांग और आपूर्ति की समस्या बनी रहती है, ऐसे देश को, ऐसे राज्य को हम विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश या राज्य कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद हम बात करना चाहते हैं विकसित अर्थव्यवस्था की, डेवलप्ड कंट्रीज, है ना, डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज हम किसे कहेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय डेवलप्ड कंट्रीज? ऐसा देश या राष्ट्र जहां प्राकृतिक, भौतिक या मानवीय संसाधन अर्थात रिसोर्सेस, यानी रिसोर्सेस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। रिसोर्सेज जो हैं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और डिमांड और सप्लाई की समस्या भी नहीं है। डिमांड और सप्लाई की समस्या भी नहीं है। डिमांड और सप्लाई की समस्या भी नहीं है, मांग और आपूर्ति की समस्या भी नहीं है। दूसरी ओर जो रिसोर्सेस हैं अर्थात प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय रिसोर्सेस हैं, उसकी भी उपलब्धता प्रचुर मात्रा में है। तो ऐसे देश को ही हम क्या कहते हैं? विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश या राष्ट्र या राज्य कहते हैं। जैसे कि फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन, है ना। तो ऐसे जो देश हैं, कनाडा है, तो ऐसे देश को हम क्या कहेंगे? विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश कहेंगे, जहां पर्याप्त मात्रा में संसाधन भी उपलब्ध हैं और मांग और आपूर्ति की भी समस्या नहीं होती है। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से विकास के आधार पर हम अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और मिश्रित विकसित अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास किए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है ना, ये इसका जो आधार है वह कृषि होता है, खासकर या कृषि या प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित होता है। कृषि या प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित होता है। कृषि या प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित होता है। कैसी अर्थव्यवस्था? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। जो विकासशील अर्थव्यवस्था है, यह मुख्य रूप से हम देखते हैं कि विकासशील जो अर्थव्यवस्था है यह सेकेंडरी सेक्टर यानी औद्योगिक क्षेत्र पर आधारित होता है। औद्योगिक क्षेत्र पर आधारित होता है, ठीक है। जैसे चाइना आज भी क्या कहलाता है? विकासशील अर्थव्यवस्था की ओर है ना, औद्योगिक क्षेत्र पर आधारित है। हमारा देश भी क्या है? हमारा देश जो है आज सर्विस सेक्टर की ओर चला गया है। हालांकि डिफिनेशन ये कहता है कि जो सेवा क्षेत्र वाली अर्थव्यवस्था है, सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र, तो सेवा क्षेत्र से लगे हुए जो अर्थव्यवस्था है वो क्या कहलाएंगे? विकसित अर्थव्यवस्था। भारत देश में आज भी मांग और आपूर्ति की समस्या नहीं सुलझ पाई है। हम डायरेक्ट जंप कर गए हैं सेवा क्षेत्र की ओर। तो भारत देश की अर्थव्यवस्था जरूर सेवा क्षेत्र वाली अर्थव्यवस्था है या सेवा क्षेत्र वाली अर्थव्यवस्था कंट्रीब्यूशन वहाँ पर 52% से भी अधिक है। लेकिन आज भी भारत देश को हम विकासशील अर्थव्यवस्था कहेंगे, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ डिमांड और सप्लाई की समस्या बनी हुई है। इस नाम से डिमांड और सप्लाई यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था की। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था, बेस्ड ऑन इंटरनेशनल रिलेशनशिप। बेस्ड ऑन इंटरनेशनल रिलेशनशिप, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था। संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था हम समझना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था को हम दो रूपों में समझ सकते हैं। एक तो है खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था जिसे हम ओपन इकोनॉमी कहते हैं, और दूसरा है बंद अर्थव्यवस्था
बंद अर्थव्यवस्था, जिसे हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं, जिसे हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी देश जहां इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता हो, वस्तु और सेवाओं का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता हो, एक्स मीन्स एक्सपोर्ट, एम मीन्स इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मतलब होता है आयात और निर्यात। ऐसा कोई देश या राष्ट्र जहां इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों होता हो वस्तु और सेवाओं का, तो उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी कहलाती है? खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। वर्तमान विश्व में लगभग सभी अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? खुली अर्थव्यवस्था है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें बंद अर्थव्यवस्था की, क्लोज्ड इकोनॉमी की, तो यहां पर जो आयात निर्यात का जो व्यवहार है वह सीमित होता है, क्लोज्ड होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसा देश जहां आयात और निर्यात नहीं होते वस्तु और सेवाओं का, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शून्य होता है, जहां अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात नहीं होते हैं वस्तु और सेवाओं की, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे इसका एकमात्र एग्जाम्पल अभी पूरे विश्व में है, वह है नॉर्थ कोरिया, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो नॉर्थ कोरिया है ये समाजवादी अर्थव्यवस्था या साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अडॉप्ट करता है ना। तो बंद अर्थव्यवस्था में, क्लोज्ड इकोनॉमी में हम देखते हैं कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां वैश्विक रूप से आयात और निर्यात वस्तु और सेवाओं का नहीं किया जाता, ऐसी अर्थव्यवस्था को ही हम क्या कहेंगे? बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। खुली अर्थव्यवस्था क्या है? ऐसी अर्थव्यवस्था जहां हम वैश्विक दृष्टिकोण से आयात और निर्यात करते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था जो है, ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती? खुली अर्थव्यवस्था। यहाँ पर हमने एक टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को सरल रूप में समझाने का प्रयास किया कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है नियंत्रण के आधार पर, वह बाजार मूल्य पर आधारित होती है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी प्रशासनिक मूल्य पर आधारित होती है। और बाजार मूल्य और प्रशासनिक मूल्य दोनों कहाँ पर सम्मिलित होते हैं? तो दोनों प्रकार की जो विचारधारा है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था में सम्मिलित होता है। वहीं बेस्ड ऑन पीसीआई अर्थात प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अर्थव्यवस्था की बात करें, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम हम इसे कहते हैं, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हम 4 दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं। कौन कौन से? ध्यान दीजिएगा, निम्न आय वर्ग, निम्न मध्यम आय वर्ग, उच्च मध्यम आय वर्ग और उच्च आय वर्ग, ठीक है, और उच्च आय वर्ग। निम्न आय वर्ग, निम्न मध्यम आय वर्ग, उच्च मध्यम आय वर्ग और उच्च आय वर्ग। विश्व बैंक कहता है कि निम्न आय वर्ग कौन है? जिनका इनकम, जिनका सोर्स ऑफ इनकम या इनकम कितना है? $1045 या उससे कम है, तो वो क्या कहलाएंगे? निम्न आय वर्ग से संबंधित व्यक्ति कहलाएंगे। जिनका सोर्स ऑफ इनकम $1046 से $4125 के मध्य है, वह निम्न मध्यम आय वर्ग कहलाएंगे। $4126 से लेकर के $12,735 जिनका आय है वह उच्च मध्यम आय वर्ग कहलाएंगे। और $12,736 से अधिक जिनका आय है, इनकम है, वे उच्च आय वर्ग के कहलाएंगे। क्लियर? तो इस प्रकार से बेस्ड ऑन पीसीआई प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अर्थव्यवस्था को आप समझ सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात है जो कि अर्थव्यवस्था के साइज को बतलाता है, आकार को, अर्थव्यवस्था के आकार को बतलाता है। 2022 में हम देखें वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था का आकार कितना है 2022 में?
3.1 ट्रिलियन डॉलर का, 3.1 ट्रिलियन डॉलर, ये भी एग्जाम में पूछता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के द्वारा बताया गया है कि भारत के अर्थव्यवस्था का आकार कितना है, 3.25 ट्रिलियन डॉलर। ठीक, विश्व बैंक कहता है 3.1 ट्रिलियन डॉलर का है, IMF कहता है 3.25 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है भारत की 2022 के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। अंतिम में हम बात करना चाहेंगे साइज ऑफ इकोनॉमी 2022 के अनुसार GDP के रैंक पर और PPP के रैंक पर। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जो भारत की आंतरिक उत्पादन शक्ति को दर्शाता है, आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। तो GDP का रैंक हम देखें तो भारत का क्रम कौन से नंबर पे है, 5वें क्रम पर है। पहले 7वें क्रम पर था, फिर 6ठे क्रम पे आया, अब 5वें क्रम पे 2022 में। पहले क्रम पे USA, फिर चाइना, फिर जापान, फिर जर्मनी, उसके बाद इंडिया। विश्व में 5वें क्रम पर भारत का नाम आता है GDP के रैंक पर। PPP परचेसिंग पावर पैरिटी, जिसे हम क्रय शक्ति समता कहते हैं, इसको मैं आगे बताऊंगा, इस पर आगे डिस्कस करेंगे। परचेसिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समता क्या है। तो चाइना के बाद USA और USA के बाद इंडिया। भारत का क्रम कौन से नंबर पे आता है, 3रे नंबर पे आता है। ये भी एग्जाम में आपको पूछता है कि क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था का क्रम क्या है, तो आप कहेंगे 3रे क्रम पर। GDP के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था का नंबर कौन से नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे 5वें क्रम पे आता है। क्लियर। तो ये दोनों प्रश्न आपको ध्यान में रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि भारत की अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं ये आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों पर बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या हैं, उनका GDP में कंट्रीब्यूशन कितना है, और उसके आधार पर जो लोगों को रोजगार मिलता है, किन क्षेत्रों में कितना % रोजगार मिलता है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए क्लास में। हैव अ ग्रेट डे।